स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभास शर्मा क्लासेस में। जैसे कि हमारा आवर चेंजिंग अर्थ के टॉपिक्स चल रहे थे, जिसमें हमने वॉल्केनिज्म एक्टिविटी के बारे में जाना था और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाना था एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्यारे बच्चों हमारा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को अगर हम हिंदी में बोले तो भूकंप बोलते हैं। भूकंप, भू का मतलब होता है हमारी भूमि, जमीन, और कंप का मतलब होता है कांपना। ऐसे ही अगर मैं इंग्लिश के मीनिंग की बात करूं तो अर्थक्वेक जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। अगर मैं बात करूं तो उसको हम तोड़ के देखते हैं तो अर्थ प्लस क्वेक आता है, और अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी का, और साथ में क्वेक का मतलब होता है हिलना। तो पृथ्वी का हिलना ही हमारा अर्थक्वेक कहलाता है। थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे के बताऊं। जैसे सपोज करो ये यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक, ये पानी भरा हुआ है, ये यहाँ पर नाव तैर रही है एक बच्चे की, यहाँ पर क्या है, ये एक बच्चा खड़ा है, ठीक, नाव चला रहा है। अब अचानक से जरा ये देखें, अगर इस पानी में थोड़ी सी ताकत लग जाती है, फोर्स लग जाती है, इसमें कोई लहर सी आ जाती है, तो नाव क्या है, थोड़ी डगमगाने लगेगी। ये नाव जो है वो हिलने लगेगी ऊपर नीचे, ठीक, दाएं बाएं। तो ऐसे ही इसका कॉन्सेप्ट होता है अर्थक्वेक का। आइए जरा जानते हैं कैसे है इसको। मैं एग्जांपल अगर मैं कह सकता हूँ, ये एक तरह का हमारा मैग्मा हो गया, ठीक, वाटर जो था वो मैग्मा की तरह हमने मान लिया। ये इसको मैं लिथोस्फीयर मान लेता हूँ, जिस पर हमारा क्या है, प्लेट्स टिकी हुई। तो जिस लिथोस्फीयर का मतलब ये हुआ कि जिन प्लेटों पर वो टिका हुआ है, लैंड का एरिया, सरफेस एरिया। अब जब ये लैंड का सरफेस एरिया, जाहिर सी बात है मैग्मा की वजह से हिलेगा, तो प्लेट्स में वाइब्रेशन होगा, तो जाहिर सी बात है लिथोस्फीयर में भी होगा, क्योंकि प्लेट्स के ऊपर ही तो हमारा लिथोस्फीयर टिका हुआ है। तो ऐसे ही हमने क्या जाना, अब ये इस बच्चे की जाहिर सी बात है नाव तो हिलेगी, तो बस ये हिलने वाला ही काम जो है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस पैदा होगा, ठीक है, इसी को ही हमने यहाँ पर अर्थक्वेक नाम दिया है। यहाँ पर ये वाइब्रेशन पैदा करेगा, वेव्स बन जाएंगी तरह तरह की, तो बस यहाँ पर हमें अर्थक्वेक में देखने के लिए मिलता है। अब इसकी जरा कॉजेस जान लेते हैं, कॉजेस कैसे होते हैं, कारण की बात करूं, अगर कभी प्लेट टेक्टोनिक इवेंट होता है, बिकॉज तुम्हें पता है हमारे जो लिथोस्फीयर है वो टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिका हुआ है, और हमारी 7 मेजर प्लेट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। तो ऐसे बहुत सारी हमारी प्लेट्स हैं, जहाँ पर अफ्रीकन प्लेट, जहाँ पे हमारा क्या है, पूरा लिथोस्फीयर टिका हुआ है, जिसको बैलेंस करके चल रहा है। अब इसमें जरा एक मैं बात बताऊं, आपको पता तो होगा कि हम क्या करते हैं बच्चे, ये हमारा क्या है, ये हमारा पेड़ है, लैंड का सरफेस है जहां पर पेड़ है, ठीक, जाहिर सी बात है यहाँ पे बच्चा खड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने मैग्मा और लिथोस्फीयर सेट किया था, बिल्कुल वैसा ही। अब क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो पूरा लिथोस्फीयर है वो 100 किलोमीटर तक जाता है, ठीक। इसी दौरान ही हमारा क्या है, कुछ हिस्सा हमारा क्रस्ट का होता है, अर्थ क्रस्ट। तो ये हमारा अर्थ क्रस्ट हो गया, ठीक। बचा हुआ जो 70 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो हमारा मेंटल का हो गया, क्योंकि हमने 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ भी पढ़े हुए हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब इस पर ही नीचे ये हमारी प्लेट जा रही है, ये प्लेट है, ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। ये प्लेट का समझ लीजिए जॉइंट है, जहां पर एक प्लेट दूसरी प्लेट से आकर मिल रही है। तो ये जॉइंट है प्लेट का, जहां पे दो प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। और इसके नीचे मैंने बता रखा है ये प्लेट्स हमारी किस पर टिकी हुई हैं, ये इसके, इनके नीचे क्या है, प्लेट्स के नीचे ये है बेटा हमारा मैग्मा, ये हमारा मैग्मा है, बिल्कुल सही, ठीक। और मैंने ये बता रखा है मैग्मा जो कि तुम्हारे कोर के आसपास सराउंड करता रहता है।
क्रस्ट मेंटल कोर की बात करूं, ये सपोज करो ये हमारी अर्थ है, ये बीच में कोर हो गया, इसके आसपास ही के मैग्मा सराउंड करता रहता है, ठीक, ये सराउंड करता रहता है कन्वेक्शन करंट की वजह से। ये मैग्मा कैसे बनता है, जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो ये मेटल्स जो कि हमारे अर्थ सरफेस में पाए जाते हैं उनको पिघलाने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही क्या है, जब इनका टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रेशर जब हाई हो जाता है तो मैग्मा बनता है हमारा, ठीक। ये आसपास रिवॉल्व करता रहता है। अगर सपोज करो इसमें किसी तरीके से मूवमेंट हो जाए, तेज मूवमेंट, मैंने क्या बोला, अगर इसमें किसी भी तरह की सडन मूवमेंट हो जाए तो ये क्या करेगा, मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करेगा, और ये क्या करेगा ऊपर भी, क्या ये अगर थोड़ी सी भी हलचल हो गई, मैंने क्या बोला, थोड़ी सी भी हलचल हो गई, थोड़ा सा भी एक गड़बड़ा गया तो ये प्लेट्स भी हिलने लग जाएंगी। ये लिथोस्फेरिक ये प्लेट्स मान लेते हैं, ठीक, इस नाव को, ठीक। मैग्मा थोड़ा सा भी, अब इस पानी में थोड़ी सी भी हलचल हो गई तो ये नाव हमारी डगमगाने लगेगी, ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड कैसे भी करके ऊपर नीचे अप डाउन होती रहेगी। ऐसे ही बिल्कुल प्लेट है, ये भी एक तरह की हमारी क्या है, नाव समझ लो बेटा, ठीक है, जिस पर ये मैग्मा इनके ऊपर है, ठीक है, मैग्मा के ऊपर हमारी प्लेट्स टिकी हुई हैं। तो ऐसे ही हमने क्या करा कि ये अगर इस मैग्मा में थोड़ी सी भी हलचल हो गई, ये जो पानी को जो हमने मान लिया था मैग्मा, इसमें थोड़ी सी भी हलचल हो गई तो क्या है, यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी, और बस यही डिस्टरबेंस को हमने बोला है प्लेट टेक्टोनिक इवेंट। इसी तरह से होता है। अब जब प्लेट टेक्टोनिक इवेंट होगा तो वाइब्रेशन पैदा होगा, वाइब्रेशन होगा, जाहिर सी बात है कांपने लगेंगी, और वाइब्रेशन होगा तो बस वही हमने बोला है अर्थक्वेक का आना। कहने का मतलब हमारे अर्थक्वेक में हमारी प्लेट्स में वाइब्रेशन होना, वही हमारा क्या है, पूरा अर्थक्वेक बोला जाता है, क्योंकि हमारी प्लेट्स पर ही क्या है, जमीन सरफेस जो हमारा लैंड सरफेस टिका हुआ है। तो बस मैग्मा, और ये जो जब टेम्परेचर जिसकी वजह से ये रिवॉल्व करता रहता है ना, टेम्परेचर प्रेशर बन गया, टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया और प्रेशर को हमने बढ़ा दिया, तो क्या बनता है, कन्वेक्शन करंट बनता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व होते रहते हैं आसपास ऊपर नीचे, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं ये कोर के पास में। ऐसे ही यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से और प्रेशर बढ़ने से तो करंट बन जाता है, हीट जो बनती है ना ज़्यादा होती है तो उसको जियोथर्मल एनर्जी से, हमने लैंड सरफेस पे तो जियोथर्मल एनर्जी होती है, यहाँ पे हमारा कन्वेक्शन करंट बनेगा, यहाँ पे भी हीटिंग करंट बनेगा। तब अगर इसमें कोई भी, अब ये जितना ज़्यादा हीटिंग करंट बनेगा हमारा कन्वेक्शन करंट, उतनी ही जल्दी मैग्मा हमारा गोल गोल घूमता रहेगा, सराउंड करता रहेगा, और जब तेज स्पीड हो जाएगी इस मैग्मा की तो ये प्लेट्स हमारे हिलने लगेंगी। बस ये हिलने का ही मतलब हो गया हमारा प्लेट टेक्टोनिक इवेंट्स। प्लेट टेक्टोनिक इवेंट मतलब प्लेट्स का हिलना, मैग्मा की तेज स्पीड की होने की वजह से। तो बस जैसे ही मैग्मा हुआ कन्वेक्शन करंट बना। कन्वेक्शन करंट किसकी वजह से बना था, मैंने बताया था, जब टेम्परेचर और प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। तो बस टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा क्या, प्लेट्स भी मूव होने लगेंगी। प्लेट्स क्या है, आपस में इधर उधर मतलब वाइब्रेट होने लगेंगे। तो इसकी वजह से लिथोस्फीयर में भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा, जिसपे हमारा मेंटल क्रस्ट, ये पूरा लिथोस्फीयर ही तो है जिस पर हमारा टिका हुआ प्लेट्स के ऊपर। तो बस यही हमारा अर्थक्वेक का पहला कॉज है, प्लेट टेक्टोनिक इवेंट का होना। आइए अब हम सेकंड कॉज की बात करते हैं, जरा देखते हैं। बच्चे अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, प्लेट के हिलने से कहां कहां पर हमें अर्थक्वेक देखने के लिए मिले हैं, आइए उन एग्जांपल्स पे जरा चर्चा कर लेते हैं। पहला एग्जांपल जो है, पहला अर्थक्वेक आपने सुना होगा कि हमारे जापान में ज़्यादातर अर्थक्वेक आते रहते हैं, है ना, क्योंकि जापान जो है वो दो प्लेट्स में आता है, एक तो हमारा पैसिफिक ओशन वाली प्लेट में, पैसिफिक प्लेट, और दूसरी हमारी जापानीज प्लेट। एशिया यूरेशियन प्लेट में ही छोटी छोटी सी माइनर प्लेट्स में हमारा जापान प्लेट आया था। इसमें क्या देखने के लिए मिला था बेटा, पहला एग्जाम्पल ये था हमारा 11 मार्च को हमारा एक अर्थक्वेक आया था 2011 में, और ये जगह जो थी वो जापान थी, जापान देश।
जापान अर्थक्वेक। इसमें क्या हुआ था, इसमें दो प्लेट्स में वाइब्रेशन हो गया था, टकरा गई थी इसमें दो प्लेट्स आपस में। और ये दो प्लेट्स कौन कौन सी टकरा गई थी? कोलिजन, कोलिजन को बोलते हैं बेटा टकराना। कोलिजन ऑफ पैसिफिक एंड जापानीज प्लेट्स। दो प्लेट्स आपस में टकरा गई थी। ठीक, सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये 8.9 इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक था। अब इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी जो है 8.9, बड़े स्केल पर तबाही, जितने ज़्यादा ये नंबर होगा उतनी ज़्यादा तबाही होगी। सोचो, जब 1 इंटेंसिटी होती है, ठीक है, 1 इंटेंसिटी पे सपोज करो कोई अर्थक्वेक आया, उसने तबाही मान ली, 2 इंटेंसिटी वाला जो होगा वो इससे 10 गुना ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब जो 10 गुना तबाही जो 1 इंटेंसिटी वाले ने लाया था, वो 2 इंटेंसिटी पर, जब 2 इंटेंसिटी हुई तो वो 20 गुना लाएगा। तो ऐसे ये 8.9 का है, सपोज को 9 का ही है, तो 90 गुना मल्टीप्लाई कर लो आराम से, तो 90 टाइम्स ज़्यादा तबाही वाला होगा ये। सोचो, ये तो बहुत बड़ा मेजर अर्थक्वेक में आता है, क्योंकि जितने भी हमारे 7 से ऊपर जितने भी हमारे अर्थक्वेक जाते हैं वो मेजर अर्थक्वेक होते हैं, ज़्यादा तबाही लाने वाले। अच्छा खासा अर्थक्वेक यहाँ पर देखने को मिलेगा था। इसकी इंटेंसिटी जो थी वो 8.9 थी। ठीक, इसमें डेथ जो हुई थी बच्चे, बहुत सारे लोग मरे थे, करीब मैं मानूँ अप्रॉक्स, क्योंकि पॉपुलेशन का इतना वो नहीं है, 25,000 से भी ज़्यादा लोग मरे थे, इसमें डेथ हुई थी। ये आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अर्थक्वेक आया हुआ है, ये इसी में ही आपको पिक्स दिख जाएंगी अर्थक्वेक की, जरा देख सकते हैं। अब अगर मैं, हाँ एक और, सेंडाई जो एयरपोर्ट था, सेंडाई एयरपोर्ट जो कि जापान में है, यहाँ पर ज़्यादा तबाही देखने के लिए मिली थी। ये भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था। और एक फुकुशिमा में जो था न्यूक्लियर पावर प्लांट था, फुकुशिमा डाइची जगह पर एटॉमिक पावर प्लांट था, पावर स्टेशन, ये भी तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। ये भी डिस्ट्रॉय हो गया था पूरी तरीके से, डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट, अगर मैं दूसरे भूकंप की बात करूं, जो सेकंड एग्जांपल अगर मैं बताऊं, वो सेकंड एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलेगा नेपाल में 2015 में भूकंप आया था, याद होगा बच्चे, उसमें भी बहुत तबाही हुई थी। काठमांडू जगह तो बिल्कुल नष्ट हो गई थी, बहुत सारे घर, बहुत सारे बिल्डिंग्स, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मौत हो गई थी। आइए, तो नेक्स्ट हमारा है, ये आया था अप्रैल में 2015 में, नेपाल का अर्थक्वेक, नेपाल देश में आया था, नेपाल जैसे कंट्री में। इसकी इंटेंसिटी जो थी, पहले तो प्लेट्स की बात कर लेते हैं, दो प्लेट्स में कौन कौन सी में, देखो ये नेपाल की अगर मैं बात करूं तो नेपाल में ही याद रहे हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है, क्योंकि हिमालय रेंज आ जाती है पूरी, माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट जो है वो दो प्लेट से मिलकर एवरेस्ट बना है। जब दो प्लेट आपस में एक के ऊपर एक चढ़ गई, एक के ऊपर एक ऐसे करके आ गई, चोटी की तरह बना ली, तो ये दो प्लेट्स जो है हमारी वो कौन कौन सी है? एक है हमारी यूरेशियन प्लेट, क्योंकि यूरोप से एक प्लेट आ रही है, और एक नीचे से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऊपर से यूरोप वाली प्लेट आ रही है, नीचे से इंडो ऑस्ट्रेलियन, और दोनों आपस में बन गई तो क्या बन गया? पहाड़ बन गया, पर्वत बन गया। तो बस ये वही दो प्लेट्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कोलिजन ऑफ यूरेशियन प्लेट
एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसने जो तबाही करी थी, ये भी अच्छा खासा भूकंप था। 7 से ऊपर मैंने जितने भी बताए हैं, इस भूकंप की जो इंटेंसिटी थी वो 7.6 थी। बहुत सारे लोगों की जाने गई इसमें भी, बहुत सारा। इसका तो क्या कहते हैं, दिल्ली तक इसका अफेक्ट देखने के लिए मिला था। पूरे आगरा, मतलब नॉर्थ इंडिया, पूरा नॉर्थ इंडिया में उसका पूरा इफेक्ट देखने के लिए मिला था। क्योंकि अर्थक्वेक जब आता है तो हजारों किलोमीटर्स में उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। 500 किलोमीटर में तो कोई डैम है, उसकी वजह से कोई आ गया, तो हजारों किलोमीटर में इसका आसपास के एरिया में अफेक्ट देखने के लिए मिला था, इसका असर देखने के लिए मिला था। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल्स हैं। याद रखिए, भुज में भी अर्थक्वेक आया था, तबाही आई थी। गुजरात में जो एक जगह है भुज, लास्ट पॉइंट जो है, कोस्टल एरिया है, समुद्र किनारे, अरब सागर के पास, तो यहाँ पर भी वो हमारे अर्थक्वेक देखने के लिए मिला है। अगर मैं बात करूँ एक और जो अर्थक्वेक देखने के लिए मिला है वो है सुमात्रा। सुमात्रा में, जो कि एक आइलैंड है, पहले उसमें कह सकते हैं कि मलेशिया के उसमें आता था, जापान सिंगापुर के कब्जे में आता था ये पहला आइलैंड, तो फिर जापान के उसमें आ गया। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला है बच्चे, यहाँ पर भी हमें अर्थक्वेक देखने के लिए मिला है। ये वो सारे अर्थक्वेक मैं बता रहा हूँ बच्चे जो टेक्टोनिक प्लेट इवेंट की वजह से हुए हैं, यानी कि 2 प्लेट्स के हिलने की वजह से जो हमारा अर्थक्वेक आया है। तो बस दोनों प्लेट्स आपस में टकराई या दोनों प्लेट्स हिली डुली, तो बस उसकी वजह से ही हमारा ये अर्थक्वेक देखने के लिए मिलता है। काफी टाइप में अर्थक्वेक आता है बेटा, ठीक। थर्ड जो एग्जांपल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है सुमात्रा। ये 2004 में अर्थक्वेक देखने के लिए मिला है सुमात्रा आइलैंड्स में। ये जो अर्थक्वेक आया था वो भी 2 प्लेट्स के टकराने की वजह से आया था। वो कौन सी प्लेट थी, सुमात्रा आइलैंड भी, एक हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक बर्मी प्लेट। 2 प्लेट्स की वजह से हमारा टकराने की वजह से ये आया था। कोलिजन ऑफ, अगर मैं बात करूं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स। दूसरी जो हमारी प्लेट्स थी वो थी बेटा हमारी बर्मी प्लेट, बर्मी प्लेट। ये इसकी जो मैं बात करता हूं, इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें दोनों चीज आई, बहुत सुनामी भी आई थी क्योंकि समुद्र के आसपास का एरिया है, लहरें बहुत तेज हो गई थी, और ये अर्थक्वेक भी आया था। तो दोनों चीज इसमें देखने के लिए मिली थी। बोथ earthquake and tsunami takes place. Tsunami taken place. तो यहाँ पर क्या है, दोनों। अब इसका क्या, सुनामी से याद आया, जब लहरों की स्पीड तेज हो जाती है, बड़ी बड़ी हाइट्स पर आके वो सबको तबाह सफाया करके चली जाती है, तबाही मचा देती है, वही हमारी सुनामी कहलाती है। ठीक है, समुद्र के आसपास जो झुग्गी झोंपड़ी में जो लोग रह रहे हैं कोस्टल एरिया के पास, उनको एक लहर ही नष्ट करके चली जाए तो वही हमारी सुनामी है। तो प्रेशर बनाया होगा ना, प्लेट्स ने बनाया था, दोनों प्लेट्स के आपस में टकराने से, इंडो ऑस्ट्रेलियन और बर्मी प्लेट्स। ये हमारे एग्जाम्पल्स थे हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। सेकंड जो मैं कॉज बताने जा रहा हूं, क्योंकि पहला कॉज हम पढ़ चुके हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से भूकंप का आना, अर्थक्वेक का आना। सेकंड जो है वो वॉल्केनिज्म एक्टिविटी की वजह से होता है, और वॉल्केनिज्म तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि वॉल्केनिज्म में क्या है, मैग्मा का बाहर आना, किसकी, एक वेंट की वजह से, एक पाइप की वजह से, जिसके थ्रू हमारा मैग्मा बाहर आता है। तो
उसी एक्टिविटी को, और वो कहाँ था, लैंड के सरफेस पर। तो बस वही वॉल्केनिज्म होती है। तो सेकंड कॉज की अगर मैं बात करूं, ये बेटा हम कॉजेस पढ़ रहे हैं अर्थक्वेक के, वो है वॉल्केनिज्म। और वॉल्केनिज्म कैसे होता है, जरा ध्यान रहे, वॉल्केनिज्म कैसे होगा, मैग्मा कम्स आउट, क्योंकि मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है आउट ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के बाहर, अर्थ सरफेस पर आने की कोशिश करता है, जो जमीन के अंदर रहता है, जो प्रेशर बनने की वजह से आता है। ये बेटा अगर मैं बात करूं, जो मैग्मा जो बाहर निकलता है, ये बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक। क्योंकि इसको बोले, हिंदी में बोले वॉल्केनो को, ज्वालामुखी विस्फोट होना, यानी कि वो बॉम्बार्डिंग होगी, तब जाके मैग्मा बाहर आएगा। पहले धुआं बाहर निकलेगा, बॉम्बार्डिंग होगी, तब वह मैग्मा बाहर आएगा। तो बॉम्बार्डिंग में साउंड तो होगा, आवाज़ तो होगी बहुत तेज। तो इसमें जो आवाज़ होती है, ये एक्सप्लोजन जो हो गया है, वो मैंने बताया था 190 डेसिबल, 190 डेसिबल में आवाज़ होती है जब हमारा क्या होता है, वॉल्केनिज्म आता है। ये हमारा वॉल्केनिज्म है। ये हमारा चैम्बर में मैग्मा भरा हुआ है बाहर, यहाँ से हमने क्या कर दिया, मैग्मा, ये पहले तो धुआं बाहर निकलेगा, जो कि क्या कहते हैं, उसमें सर्कल सा बना लेगा, ऊपर ऊपर सर्कल बना लेगा, है ना, जैसे हमारा अनार छूटता है, और फिर बाद में मैग्मा बाहर आता है। इस वॉल्केनो के बाद मैग्मा बाहर आएगा, ठीक है। ये पूरा स्टोर रहता है, इसको मैंने बताया था, ये हमारा क्या कहलाता है, मैग्मा चैम्बर कहलाता है, जहाँ पे हमारा मैग्मा भरा रहता है, ठीक है। ये पूरा मैग्मा चैम्बर है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर पड़ने की वजह से मैग्मा क्या है, ऊपर आने की कोशिश करेगा, ये ऊपर आने की कोशिश करेगा। और जिस पाइप के थ्रू मैग्मा हमारा बाहर आ रहा है, तो बस वही को हम वॉल्केनो बोलते हैं। और ये एक्टिविटी जो हुई, जो बॉम्बार्डिंग हुई, जिसकी में हमारा मैग्मा बाहर आया, तो उस एक्टिविटी को बोलते हैं वॉल्केनिज्म या वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक। ये जो होता है, इस साउंड जो होता है, इसकी हाई इंटेंसिटी होती है, हाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्योंकि देखो मैग्मा बाहर आ, देखो मैग्मा में किसी भी तरीके से हलचल हो जाना तो भूकंप कहलाएगा, अगर मैग्मा बाहर आने की कोशिश करेगा तो वॉल्केनिज्म एक्टिविटी होगी, हमारा ज्वालामुखी फटेगा, ठीक है। तो मैग्मा में ही सब कुछ हो रहा है। और जब ये क्या कहते हैं, साउंड प्रोड्यूस करेगा, बॉम्बार्डिंग करेगा, तो उसकी वजह से क्या है, वाइब्रेशन हो जाएगी हमारे लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर में वाइब्रेशन हुई तो मतलब प्लेट्स में वाइब्रेशन हुई, प्लेट्स में वाइब्रेशन हुई तो हमने बताया था अर्थक्वेक का कॉज है, क्योंकि प्लेट्स का टकराना, प्लेट्स में वाइब्रेशन होना, उसी की वजह से ही हमारा क्या है, भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है। प्लेट्स का हिलना, वाइब्रेट होंगी तो प्लेट्स हिलेंगी। तो ये हाई इंटेंसिटी जो है का साउंड जो आता है, तो बस यही क्या करता है, लिथोस्फीयर में वाइब्रेशन हो जाएगा हमारा, ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, हमारी लिथोस्फीयर वाइब्रेट हो रहा है। लिथोस्फीयर वाइब्रेट होता है, तो बस ये लिथोस्फीयर की वाइब्रेट होने की वजह से ही, क्योंकि साउंड ही इतना तेज प्रोड्यूस हुआ है, जाहिर सी बात है, और पूरी लिथोस्फीयर प्लेट्स में वाइब्रेशन हो जाएगा, सब हिल जाएंगी। तो यही सेकंड हमारा कॉज है वॉल्केनिज्म, जिसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक देखने के मिलता है। अब हम बच्चे थर्ड कॉज की तरफ मूव करते हैं। थर्ड है हमारा, इसका अगर मैं एग्जांपल बताऊं, ये वॉल्केनिक एक्टिविटी हमारी कहाँ है, ये वो होती है ज़्यादातर जहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं वॉल्केनिक की वजह से, पैसिफिक ओशन की वजह से,
ये पैसिफिक ओशन में हमारा अर्थक्वेक देखने को मिलता है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी देखने के लिए मिलता है। पैसिफिक में कहाँ पर? इंडोनेशिया जैसी जगह में। इंडोनेशिया में हमारी वॉल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट हमारा एग्जांपल की बात करूं, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी देखने के लिए हमें मिलता है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो भी कंट्रीज आते हैं आसपास के, इटली वगैरह, इटली में भी वॉल्केनो आता है, उसमें अर्थक्वेक देखने को मिलेगा क्योंकि वॉल्केनिज्म एक्टिविटी हुई है हमारी। इटली में मैंने बताया था आपको वॉल्केनो। तो ये हमारा सेकेंड कॉज है वॉल्केनो का आना। वॉल्केनो की वजह से साउंड प्रोड्यूस करेगा, वाइब्रेशन होगी लिथोस्फीयर में, तो अर्थक्वेक आ गया। देखो तो बस थर्ड, अब हम कॉज की तरफ मूव कर रहे हैं। थर्ड कॉज है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डैम। डैम जब बनता है, बांध जब बनता है, तो अरे ये कौन सा कारण हुआ कि डैम की वजह से अर्थक्वेक आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, हम लाएंगे अर्थक्वेक। जरा देखते हैं कैसे। साहब डैम की वजह से कैसे है, जरा देखते हैं। थर्ड कॉज है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डैम। डैम का बनना। अब डैम से कैसे आ सकता है सर? बिल्कुल बताएंगे। डैम की वजह से भी अर्थक्वेक हमारा आ सकता है। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको कोयना डैम का। कोयना डैम जो है वो जाहिर सी बात है कोयना रिवर पे सिचुएटेड है। कोयना रिवर के ऊपर बना हुआ है डैम, ठीक। इसका कंस्ट्रक्शन जो हुआ था वो 1962 में स्टार्ट हुआ था, सॉरी 1962 में कंप्लीट हो गया था कंस्ट्रक्शन इसका, ठीक। और इसके ठीक 4 साल बाद 1967 में अर्थक्वेक देखने के लिए मिला, 5 साल बाद। आइए जरा जानते हैं कैसे अर्थक्वेक आया। इसकी तबाही जो मचाई थी इसने वो 7.5, काफ़ी अच्छा खासा अर्थक्वेक देखने के लिए हमें मिला है, इंटेंसिटी से आया था। अब डैम से कैसे हो सकता है? अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा जो होली का गुब्बारा जो होता है, बच्चे जो गुब्बारा मारते हैं, होली का बलून, तो बिल्कुल होली का ही हम बना लेते हैं। ये होली का बैलून है, इसमें हमारा पानी भरा हुआ है, ठीक है। अगर इस होली के बैलून पर ऊपर की तरफ से हमने प्रेशर दिया, ऊपर की तरफ से जोर लगाया, तो बैलून क्या है, टेंशन प्रोड्यूस होगा इसमें, ठीक है। टेंशन होगा, पिचकने की कोशिश करेगा, प्रेशर बनेगा, तो ये पानी या तो इस तरफ से बाहर निकलेगा या इस तरफ से बाहर निकलेगा, क्योंकि ऊपर से जब हमने फोर्स अप्लाई कर दी, प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो पानी साइड की तरफ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो तुम कुछ भी देख लो, तुमने गुब्बारा पकड़ लिया और तुम उसको पिचका लो, तो ऊपर से गुब्बारा फूला हुआ निकलेगा, नीचे से भी फूला हुआ निकलेगा। बिल्कुल ऐसे ही गुब्बारे को जब हमने ऊपर की तरफ से प्रेस कर दिया, तो साइड की तरफ से पानी निकालने की कोशिश होगा, तो ऊपर की वजह से क्या किया, फोर्स लगी, प्रेशर लगा। ऐसे ही हमें कोयना डैम में क्या देखने के लिए मिला है बच्चे, जरा देखते हैं। ये हमारा डैम है, ये हमारा पानी भरा हुआ है, ये हमारे प्लेट्स हैं, और ये प्लेट का हमारा जॉइंट है, ये प्लेट 1 है, ये पूरी प्लेट है, ठीक। यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला, ये नीचे आपको पता है प्लेट्स के नीचे हमारा मैग्मा है,
जो कि सराउंड करता रहता है। ये प्लेट है। ऊपर ये कोयना रिवर का पानी था, कोयना नदी का वाटर, ये कोयना रिवर है। इस रिवर पे जो डैम बनाया गया था तो ये कोयना डैम है। इस पे जब पानी ज़्यादा हुआ तो पानी में फोर्स लगी, ठीक है। पानी बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है उस जगह का वेट बढ़ जाएगा, फोर्स लगेगी। फोर्स लगेगी तो बस जब इसको पिचकाने की कोशिश करी तो मैग्मा यानी कि पानी साइड से बाहर आएगा। इसको हम मैग्मा मान लेते हैं। ऊपर से फोर्स लगा दी हमने, ऐसे ही यहाँ पर पानी की फोर्स लगा दी तो मैग्मा या तो इस तरफ से बाहर निकलेगा, है ना, और इस तरफ से ही बाहर आने की कोशिश करेगा। दोनों साइड से जब मैग्मा बाहर आने की कोशिश करी तो बस प्लेट्स में वाइब्रेशन हो गया, और प्लेट्स में वाइब्रेशन हो गया तो बस हमारा अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया। तो ये थर्ड हमारा कॉज था। जब हम डैम बना लेते हैं, अगर उसमें ज़्यादा पानी हमारा इकट्ठा हो जाता है तो पानी फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वेट बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो बस इसकी वजह से मैग्मा पे असर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये हमारा, ये समझ लो पूरा गुब्बारा ही है, और ये मैग्मा हमारा साइड से निकलने के बाहर कुछ करेगा। जैसे इसमें हमारा पानी साइड से बाहर निकल रहा था, ऐसे यहाँ पर भी मैग्मा साइड से कोशिश करेगा बाहर निकलने की, और जब मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करेगा तो बस वहीं लिथोस्फीयर में वाइब्रेशन हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड कॉज था, फॉर्मेशन ऑफ डैम। मैंने एक एग्जाम्पल बताया कोयना डैम का। एक और डैम की अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, सेकेंड डैम जो है वो आपने सुना होगा, बरगीधम डैम जो है, बरगी डैम जो है वो हमारा नर्मदा रिवर पर बना हुआ है। इसमें भी यही चीज देखने को मिली थी। ये बांध भी नर्मदा रिवर के ऊपर बनने से हुआ था, क्योंकि यहाँ पर पानी का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया था, फोर्स लग गई थी। थर्ड अगर मैं बात करूँ झेलम वाला, झेलम रिवर पे जो डैम बना हुआ है इसमें भी यही हुआ था। और ये वो वाला इलाका है पाकिस्तान, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया है, यहाँ पर भी भूकंप आया था, ठीक है। झेलम रिवर हमारी पाकिस्तान, वो कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले एरिया से, कश्मीर से हमारी झेलम बहती है, और जहाँ पे पाकिस्तान का राज है उसमें ये डैम बना हुआ था। तो बस यहाँ पर भी इसी प्रोसेस की वजह से अर्थक्वेक आ गया। कोयना रिवर का मैंने एग्जांपल दिया था, 7.5 की इंटेंसिटी से कोयना रिवर डैम में भूकंप आ गया। इसका कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुआ था वो 1962 में हुआ था, और अर्थक्वेक देखो 5 साल बाद ही आ गया, प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। ये जो भी है बेटा, ये आपको वीडियोस के लास्ट में पिक्स देखने के लिए मिलेंगी, उसमें डैम्स, अर्थक्वेक ने जो भी तबाही मचाई है वो सारी पिक्स देखने को मिलेंगी वीडियो में, ज़रा बने रहें। क्योंकि लास्ट मैंने इसमें कुछ फ़ोटोज़ भी डाली हैं, जिसमें आप, मैंने कोयना रिवर का डैम का भी फ़ोटो डाली हुई है जिसमें भूकंप आ गया था हमारा अर्थक्वेक। मैंने फुकुशिमा और नेपाल डैम, नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था उसकी भी मैंने डाली हुई है, ठीक है। तो पिक्स वो लास्ट की 10-20 सेकेंड्स की हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं कॉज की बात करूं, फोर्थ कॉज है वो है हमारा बॉम्बार्डिंग का एक्सपेरिमेंट करना। कि जब हम बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो वो भी क्या है, साउंड प्रोड्यूस करता है। आइए जरा देखते हैं बच्चे। फोर्थ कॉज जैसे कि मैंने बताया था आपको, एक्सपेरिमेंट करना, बॉम्ब ब्लास्टिंग करके। अगर मैं बात करूं, जैसे तुम्हारी ये साइंटिस्ट वगैरह क्या होते हैं, टेस्टिंग करते रहते हैं हमारे बॉम्ब्स की। न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करी, एटॉमिक बॉम्ब की, हाइड्रोजन बॉम्ब की तो बहुत कम टेस्टिंग हुई है, चाइना वगैरह जैसे देशों में करी है। तो ये बॉम्ब्स की जो टेस्टिंग करी जाती है उससे कैसे अर्थक्वेक आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर, क्योंकि टेस्टिंग में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप जरा देखते हैं, हाई इंटेंसिटी में, आप सपोज करो ये बॉम्ब हमारा यहाँ से, ये कोई बॉम्ब रखा हुआ है, ठीक है। अब ये बॉम्ब रखा हुआ है तो ये ऐसे करके ऊपर की तरफ पहले जाएगा, और फिर ऊपर ये गोल घुमबड़ा सा बना देगा,
गुंबद सी। तो बस यहां से क्या देखने को मिला कि अब जब ये जितनी स्पीड इसके धुआं निकालने की, गैसेस को रिलीज करने की निकली, तो जाहिर सी बात है साउंड प्रोड्यूस हुआ होगा। साउंड प्रोड्यूस होगा तो ये वेव्स बनी, इसके आसपास क्या बननी शुरू हो गई, वेव्स बननी शुरू हो गई। कैसी वेव्स थी वो, वाइब्रेशनल वेव्स। क्योंकि जो साउंड वेव्स जो हैं, जो साउंड जिस तेज आवाज में जो प्रोड्यूस किया गया था, वो साउंड वेव जो है वो वाइब्रेशनल वेव्स में बन गई। क्योंकि साउंड जब फैलेगा तो साउंड कैसे होता है कि कोई भी हमारा ऐसे बॉम्ब होगा तो पूरी तरह ऐसे करके क्या है, साउंड वेव्स बन जाती है। जैसे कोई भी, अगर मैं वेव्स की बात करूं, तुम पानी में कोई भी कंकड़ फेंकते हो, पानी कंकड़ फेंक दिया तो ऐसे गोल 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 वेव्स बन जाती हैं ये कंकड़ फेंकने से। ऐसे ही आसमान में भी ये समझ लो कि हमने क्या है, इतने तेज प्रेशर में गैसेस छोड़ी साउंड के साथ कि वो वहां पे वेव्स बन गई। जैसे यहाँ पे वेव्स बनी थी ऐसी वहां पे वेव्स बन गई। वो साउंड वेव्स जो है वो वाइब्रेशनल वेव्स में कन्वर्ज हो गई, उनका कन्वर्जन हो गया इसमें, वाइब्रेशनल वेव्स में। और ये वाइब्रेशनल वेव्स ही क्या है, लिथोस्फीयर में अर्थक्वेक ला देंगी। लिथोस्फीयर में, क्योंकि जब वो वाइब्रेशन बन गई तो वाइब्रेशन हमारी लिथोस्फीयर टेक्टोनिक प्लेट्स में आई होगी, और जब टेक्टोनिक प्लेट्स में वाइब्रेशन आ गई तो बस अर्थक्वेक आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ कॉज था, चौथा कारण था कि हम जब टेस्टिंग करते हैं बॉम्ब ब्लास्टिंग की, जब हम बॉम्ब्स की टेस्टिंग करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस ही हमारी होती है तो वाइब्रेशन आ जाती है, और वाइब्रेशन जब टेक्टोनिक प्लेट्स में आ जाती है तो हमारा अर्थक्वेक आ जाता है। नेक्स्ट अगर मैं फिफ्थ कॉज की बात करूं, ये है बेटा ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। रॉक्स ब्रेक डाउन कैसे होती हैं जरा देखते हैं। अच्छा, रॉक्स पे तुमने पढ़ा होगा वेदरिंग में तो टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई होता है, टेम्परेचर का, और जब ऊपर से जब प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो रॉक्स में टेंशन होगी। ठीक है, रॉक्स टूटने लगेंगी। कैसी टेंशन, सपोज करो ये एक रॉक है, ये एक रॉक है, इस पे क्या किया हमने, ऊपर से प्रेशर लगा दिया, ऊपर से फोर्स लगाई। अब क्या होगा, ये चौड़ने की कोशिश करेगी, है ना, फोर्स ऊपर से लगाई जा रही है तो चौड़ने की कोशिश करेगी। कैसे, अब ये रॉक कैसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी रॉक, क्योंकि इस पर क्या है, ऊपर से प्रेशर अप्लाई हो गया, तो ये क्या है, हो गई। तुम नॉर्मल ले लो, अगर तुम चारपाई ले लो, ठीक, अगर वो टाइट है, टाइट तरीके से सिली हुई है, बनाई गई है, तो पहले ऐसी रही। अगर उस चारपाई पे कोई बैठ जाएगा, भाई ऊपर से प्रेशर लगा, वेट लगा, कोई इंसान ऊपर चारपाई पे बैठ गया तो ऐसे गड्ढा सा दिखेगा, क्योंकि चारपाई की जो पोजीशन है वो ऐसी हो गई है ना उसके सरफेस की। ऐसे ही हमारा ऊपर से रॉक्स में जब प्रेशर लगता है तो ऐसा पोजीशन हो जाती है उसकी, और एक टाइम ऐसा आएगा सर वो रॉक्स क्या है, अलग अलग दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, एक किधर भागेगी किधर होगी। बिल्कुल इसी रॉक की तर्ज पर अगर कोई ज्यादा ही भारी इंसान बैठ गया और बहुत टाइम हो गया उसको बैठे बैठे, चारपाई में क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा है, और वो दो पार्ट्स जो बट गए थे, गड्ढा बीच में होने से वो एरिया जो था वो सेपरेट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लगने की वजह से दो रॉक सेपरेट हो गई, अलग अलग हो गई, टूट गई। तो बस इस तरीके से हमारी प्रेशर लगने की वजह से, ये बेटा क्या लग रहा है, ये हमारा प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लगने की वजह से हमारी रॉक्स क्या है, टूट गई, और रॉक्स टूट जाएंगी तो इनका एक लिमिटेड कंट्रोल होता है बेटा रॉक्स का, कि कंट्रोल मतलब प्रेशर को झेलने की एक लिमिट होती है। जब वो लिमिट पार हो जाती है, जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ज़्यादा फोर्स लग जाती है, तो फिर वो टूटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया था, हमने दबाव ज़्यादा लगा दिया था रॉक्स पर। ज़्यादा दबाव लगाएंगे तो बस रॉक्स टूटने की कोशिश होगी। यहाँ पे क्या था, ये टेंशन हो गई, टेंशन फोर्स लगी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो गई रॉक, ब्रेक डाउन। तो ये हमारा लास्ट और फिफ्थ कॉज था, पांचवा कारण था अर्थक्वेक आने का। अब हम जानते हैं सिस्मिक वेव्स के बारे में।
जिनको हम अर्थक्वेक वेव्स कहते हैं। अर्थक्वेक वेव्स की वजह से ही, उनके अफेक्ट की वजह से ही हमारी प्लेट्स पर असर पड़ता है, और जैसे ही वो प्लेट्स पर असर पड़ा तो समझ लो अर्थक्वेक हमारा आ गया। आइए जरा सिस्मिक वेव्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये एक्चुअल में होती क्या है, सिस्मिक वेव्स कितने टाइप की होती हैं और इनका असर कैसे होता है हमारा अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ भी कैसे हमारा असर होगा, ये जानते हैं। बच्चे, हम सिस्मिक वेव्स की बात करते हैं। सिस्मिक वेव्स को अर्थक्वेक वेव्स भी बोला जाता है, जिनकी वजह से हमारा अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। इन सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स कहने का मतलब भूकंपीय तरंगें। ये कैसी होती है? भूकंपीय तरंगें, क्योंकि इनकी वजह से क्या आता है? भूकंप आता है। और ये क्या होती हैं? तरंग प्रोड्यूस करती हैं ये भूकंपीय तरंगें, इनको हिंदी में अगर बोला जाए तो। ये कब आती? इन्हीं की वजह से ही हमारा फॉर्म बाय अर्थक्वेक, इन्हीं की वजह से ही हमारा क्या है? अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। सबसे पहले हमारी तरंग प्रोड्यूस की जाती हैं, जो कि हमारे इनसाइड द अर्थ होती हैं, अर्थ के अंदर। ठीक, अब वो हमारी वेव्स कहीं पर भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। ओरिजिन क्या है इनका? फोकस बोला जाता है, क्योंकि फोकस से ही हमारी अर्थक्वेक वेव्स जो है निकलती हैं। आइए जरा बात करते हैं। ये सपोज करो बेटा, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ये बीच में आपको पता है कोर रहता है हमारा, ठीक है। तो अर्थ क्या, अर्थक्वेक आने का क्या होता है? फोकस एक जगह होती है जहां से अर्थक्वेक वेव्स निकली हैं, प्रोड्यूस करी गई हैं, ठीक है। जहां से निकलना स्टार्ट हुई हैं अर्थक्वेक वेव्स, तो वो जगह हमारी फोकस कहलाती है। तो हमारा फोकस, हमारा जाहिर सी बात है अर्थ के नीचे होगा, ठीक। तो हमारा फोकस यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है हमारा फोकस। सपोज करो यहाँ पे हमारा फोकस है, ये पॉइंट हमारा फोकस है, ठीक। तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर इन द सेंस 90 डिग्री के एंगल पर एपिसेंटर होगा। तो इस, ये फोकस है हमारा, तो उसके 90 डिग्री ये बन रहा है, तो ये 90 डिग्री ये जो है ये हमारा एपिसेंटर है, और एपिसेंटर वहां है जहां पे सबसे ज्यादा तबाही आई है अर्थक्वेक्स की वजह से। भूकंप की वजह से सबसे ज्यादा तबाही एपिसेंटर पर आती है, क्योंकि हमें नुकसान जो देखने के लिए मिलता है वो एपिसेंटर पर देखने के लिए मिलता है। क्योंकि अर्थ के अंदर तो हम अंदर जाकर नहीं देख रहे, अर्थ के सरफेस पे ही हमें पता चलेगा नुकसान कितना हुआ है, डिस्ट्रक्शन कितना हुआ है, तबाही कितनी आई है। तो वो जगह हमारे नुकसान वाली जगह एपिसेंटर बोली जाती है। यहीं इसी के आसपास ये क्या है, ये ऐसा एरिया कवर कर देता है, पूरा हजारों किलोमीटर का असर हमें देखने के लिए मिलता है। तुमने अखबार में ऐसी ही तस्वीर, ऐसी ही पिक्चर देखने मिलती है, ऐसे करके रिंग्स में, तो जिस जगह पर ये आता है वो एपिसेंटर बोला जाता है, ठीक है। वहां पे सबसे ज्यादा, क्योंकि भूकंप आने की शुरुआत ही हमारे एपिसेंटर की होती है। काठमांडू, नेपाल के काठमांडू हमारा एपिसेंटर बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है काठमांडू में सबसे ज्यादा तबाही देखने के लिए मिली होगी, उसके असर हमें इंडिया में भी देखने को मिला होगा, क्योंकि नेपाल से जस्ट अटैच ही है, दूर है थोड़ा। ऐसे ही ये होता है। हमें दो पॉइंट पर गौर करने की जरूरत है। पहला पॉइंट है फोकस और दूसरा पॉइंट है एपिसेंटर। फोकस ऐसी जगह है जहां से हमारी अर्थक्वेक वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, जहां से हमारी अर्थक्वेक वेव्स निकली हैं, और एपिसेंटर वो फोकस के पास वाली जो जगह है वही एपिसेंटर बोली जाती है। अगर हमारा फोकस पॉइंट ये है तो इसका 90 डिग्री एंगल क्या होगा? ये होगा 90 डिग्री, और ये हमारा एपिसेंटर बन जाएगा। अगर फोकस यहाँ होगा तो उसका 90 डिग्री ये होगा, तो ये एपिसेंटर बन जाएगा। अर्थ के हिस्से में कहीं भी एपिसेंटर हमारा बन सकता है, क्योंकि फोकस हमारा 90 डिग्री पर सिचुएटेड है। वेव्स जो है सबसे पहले हमारी एपिसेंटर को ही पहले पहुंचती हैं, पहले वेव्स ऐसे पहुंचेंगी, ठीक है। तो वेव्स सबसे पहले हमारे एपिसेंटर के थ्रू गौर ही गुजरती हैं, और जब हमारे एपिसेंटर पर वेव्स पहुंच गई तो उसका असर जो होगा वो फिर अलग अलग जगह पर देखने के लिए मिलेगा, और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन, हाई डिस्ट्रक्शन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक। ये अर्थ की बात करूं, ये सपोज कर लूं ये हमारा लैंड सरफेस है, ठीक है।
ये भी हमारी एक अर्थ जा रही है, ठीक है। ये हमारे दो है, ये ऊपर का भाग है हमारा, ऊपर का पार्ट है, और ये नीचे का पार्ट है। सपोज कर लो यहाँ पर हमें फोकस देखने के मिल रहा है, तो यहाँ से वेव्स ऐसे ट्रैवल करेंगी, तो इनका असर क्या है, ऐसे देखने के लिए मिलेगा, ठीक। इसका असर हमें ऐसे देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे तबाही देखने के लिए मिलेगी, ये वेव्स इतनी तबाही लाएगी, यहाँ से वेव्स निकली तो इतनी तबाही लाई, तो इस तरह से हमें तबाही देखने को मिलेगी। फोकस हमारा ये पॉइंट हो गया, और ये तबाही जो है हमारा ये एपिसेंटर हो गया, और ये एरिया जितना घेर रही है वो जगह ऐसी जहाँ पर हमें भूकंप का असर हमें देखने के लिए मिलता है, उसका डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिला है, ठीक। आइए जरा हम टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम से स्टडी करेंगे, फिर मैं टाइप्स ऑफ वेव्स की फीचर्स बताऊंगा कि ये फीचर्स किस किस वेव्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बच्चे सपोज करिए ये हमारी अर्थ है, ठीक। बीच का पॉइंट हमने बताया था कोर होता है, ये हमारा कोर है, ठीक। कोर काफ़ी ठोस होता है, इसको ठोस बना लेते हैं, ये बड़ा एरिया घेरता है हमारा कोर थोड़ा, ये हमारा कोर है अर्थ का बीच पार्ट, ठीक। तो अब ये वेव्स कैसे निकलती हैं, फोकस सपोज करिए यहाँ हुआ हमारा, ये मेरे ख्याल से कोर बीच में नहीं लग रहा मुझे, इसको बीच में लाते हैं पहले, ये बीच में आ गया हमारा कोर, ये कोर है। अब यहाँ पे सपोज करो ये हमारा फोकस हो गया, क्योंकि कहीं भी हमारा फोकस हो सकता है अर्थक्वेक का, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, फोकस। कुछ वेव्स जो हैं जो सीधी निकल जाती हैं पार, और ये हमारा एपिसेंटर, क्योंकि इसका 90 डिग्री ये है, तो एपिसेंटर हमारा हो गया। कुछ वेव्स सीधी निकल जाती हैं किसको पार करके, क्रस्ट मेंटल कोर, ये ऐसे आप समझ सकते हैं, ये वाला पार्ट हमारा क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, और ये बीच वाला कोर हो गया, ठीक। कुछ जो वेव्स हमारी सीधी निकल जाती हैं क्रस्ट मेंटल कोर को पार करके बच्चे, तो उन वेव्स को हम कहते हैं पी वेव्स। ये पहली वेव निकली है तो उसको P1 दे दिया, ये दूसरी वेव है तो P2, और ये तीसरी वेव है तो P3, ठीक। कुछ वेव्स जो हैं उनको क्या है, वो कोर की वजह से डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती, क्योंकि कोर में इतनी वो नहीं क्षमता, ये कोर से डिफ्लेक्ट कर दी, तो कुछ वेव्स हमारी क्रस्ट और मेंटल को पार करके चली गई, क्रस्ट और मेंटल को क्रॉस करके चली गई। सपोज करिए ये यहाँ से 3 वेव्स निकली, ठीक। तो इन वेव्स को बोला जाता है एस वेव्स, S1 S2 S3, पहली वेव, सेकेंडरी वेव, दूसरी सेकेंडरी वेव, तीसरी। पी वेव्स का मतलब होता है प्राइमरी वेव्स, और एस वेव्स का मतलब होता है सेकेंडरी वेव्स। और कुछ वेव्स जो हैं वो हमें अर्थ सरफेस पर ही उनका असर देखने के लिए मिलता है। तो जो हमारी अर्थ सरफेस पर वेव्स बन गई, सपोज करो ये वेव्स बन गई हमारी, ठीक है, यहाँ से कोई वेव्स बन गई, तो ये वाली वेव्स जो है, इन वेव्स को हम देखने के लिए बोलते हैं, ये हमारी वेव्स निकल रही है, इनको बोलते हैं एल वेव्स। सपोज करें ये L1 है, ये L2 वेव्स है, और L1 L2 वेव्स का लव वेव्स इनको बोलते हैं, ठीक। तो ये हमें वेव्स देखने के लिए मिलती हैं। फोकस हमारा ये पॉइंट था ही जहाँ से हमारा अर्थक्वेक की वेव्स जो थी वो प्रोड्यूस होना शुरू करी, तो इस तरीके से हमने जाना। और ये बीच वाला पार्ट, ये दोनों वेव्स के बीच वाला पार्ट, सेकेंडरी वेव्स और प्राइमरी वेव्स, ये बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा शैडो रीजन।
एनसीईआरटी बुक्स में बस थोड़ा सा टाइप बता रखा है कि 3 तरह की हमारी वेव्स होती हैं, पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और एल वेव्स, लव वेव्स। तो बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं शैडो रीजन। शैडो रीजन कौन से बीच का पार्ट है? अगर मैं बात करूं ये S3, क्योंकि आखिरी वेव S3 थी और ये बीच का ये P1 स्टार्टिंग की, तो इन दोनों का बीच का बिटवीन एरिया बिटवीन S3 एंड P1, इस एरिया को बोलते हैं शैडो रीजन। और यहाँ पर ही लो डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलता है, कम तबाही आती है इस वाले एरिया में, क्योंकि जिस वाले एरिया में हमारी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो उसमें तो ज़्यादा तबाही हमें दिखाई देगी, और जो एरिया जो वेव्स से रह गया, बच गया, तो उस वाले एरिया में हमें लो डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो ये था बेटा हमारा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। आपको पिक्चर में भी पता चल जाएगा टाइप्स ऑफ वेव्स में, अर्थक्वेक वेव्स जो हमने पढ़ी हैं। अब थोड़े इनके फीचर्स कर लेते हैं, ये डायग्राम से पढ़ी। कुछ वेव्स हमारी सीधी पार करके चली जाती हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर को, कुछ वेव्स हमारी क्रस्ट और मेंटल को ही पार करके चली जाती हैं, उन वेव्स को हम सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। और जो तीनों को पार करके चली जाती हैं उनको हम प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। और जो सिर्फ क्रस्ट के सरफेस पर ही रहती हैं, क्रस्ट में ही रहती हैं, जो क्रस्ट को ही पार कर पाती हैं, तो उसको हम एल वेव्स बोलते हैं, लव वेव्स। आइए हम फीचर्स की बात करते हैं। बच्चे ये हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक वेव्स। अगर मैं अर्थक्वेक वेव्स की बात करूं तो हमारी 3 टाइप्स की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं। पहली मैंने बताई थी पी वेव्स, जिनको हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं। सेकंड टाइप है हमारा सेकेंडरी वेव्स, और थर्ड है जिसको हम एल वेव्स बोलते हैं, इनको लव वेव्स बोलते हैं। अगर मैं इनकी इंटेंसिटी की बात करूँ, इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, हाई, क्योंकि ये 8 से 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग सकती हैं। ये वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में डिस्टेंस जो लेती हैं ये 8 से 11 किलोमीटर तक का लेती हैं। ये वेव्स जो है वो हमारी 6 to 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं, और सबसे स्लो स्पीड जो होती है वो 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड की होती है, एल वेव्स यानी कि लव वेव्स की। ठीक, एम्पलीट्यूड की बात करूँ, ये एम्पलीट्यूड जो है ये लो फ्रिक्वेंसी पर प्रोड्यूस करती हैं। ठीक, तो इनका डिस्ट्रक्शन भी कम होगा क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड कम है। ये मीडियम एम्पलीट्यूड है, मीडियम फ्रिक्वेंसी होती है ज़्यादा, तो ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेंगी, ज़्यादा तबाही लाएंगी। और सबसे ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड इनका होता है, तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड तो डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। इसमें छोटा अर्थक्वेक आता है, इसमें मीडियम अर्थक्वेक आता है, इसमें बड़ा वाला अर्थक्वेक आता है। ठीक, मैंने वेव्स का ये भी बताया था कि ये पी वेव्स जो है वो तीनों को क्रॉस करके जाती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर को। एस वेव्स जो सिर्फ दोनों को ही क्रॉस कर पाती हैं, क्रस्ट और मेंटल, क्योंकि कोर उनको डाइवर्ट कर देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। ऐसे ही एल वेव्स जो है वो क्रस्ट में ही रह जाती हैं। बट सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसी वजह से करती हैं। अब मैं बात करता हूँ इससे कुछ प्रिवेंशंस की, कि अगर अर्थक्वेक आए कहीं पे तो मैं क्या ऐसे सावधानी लेनी चाहिए। पहले तो खुले में चले जाना चाहिए, कोई खुली जगह है, ग्राउंड हो गया, मैदान हो गया, बाहर गार्डन हो गया, वहाँ पे भाग के जाना चाहिए सबसे पहले अगर मैं अर्थक्वेक महसूस होता है। सेकंड पॉइंट हमारा ये था, अगर कोई एरिया ज़्यादा खुला हुआ नहीं है तो एक टेबल के नीचे छुप जाएं, ठीक, जिससे कि जो भी बोझ जो होगा वो टेबल सह लेगी। ठीक है, या किचन के जो स्लिप्स होती हैं उनके नीचे छुप जाएं। तो ऐसी जगह पर छुपें जहाँ पे थोड़ा तुम्हें प्रोटेक्शन हो जाए अर्थक्वेक आने के टाइम पर। और तीसरा ये है कि जो बिजली के खंभे हुए इलेक्ट्रिक, ठीक है, और या फिर कोई ऐसे पेड़ हुए, बड़े पेड़, उनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि ये गिर जाते हैं। क्योंकि लिथोस्फीयर वाइब्रेट हो जाता है तो इनका बेस जो होता है वो लिथोस्फीयर ही होता है। अगर खंबा हमारा कोई खड़ा हुआ है और यहाँ पर ये खंबा हमारा लिथोस्फीयर वाइब्रेट कर रहा है तो ये खंबा भी वाइब्रेट करने की कोशिश करेगा और ये गिर जाते हैं। ऐसे ही पेड़ के साथ भी होता है, हमारा ट्री के साथ। और साथ में फोर्थ पॉइंट, अवेयरनेस फैलाएं अर्थक्वेक के बारे में, कि अर्थक्वेक के बारे में बताएं लोगों को और वो कैसे उससे बच सकते हैं कुछ हद तक। तो ये हमारा बच्चे आज का टॉपिक था अर्थक्वेक।
ये क्लास थोड़ी सी लंबी इसलिए चली गई है क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा डिटेल वाला है, तो इस क्लास में डिटेल एनालिसिस करी गई है। ठीक, आराम से डीप ये टॉपिक समझाया गया है। इस वीडियो के लास्ट में आपको पिक्स देखने के लिए मिल जाएंगी नेपाल के भूकंप की। ठीक, कोयना डैम जो आया था हमारा रिवर पे, जो भूकंप आया था, जापान में जो भूकंप आया था। ठीक है, बॉम्बार्डिंग ब्लास्टिंग जो होती है हमारी, क्योंकि ब्लास्ट होने की वजह से अर्थक्वेक आता है, तो ऐसी कुछ पिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बच्चों, ये हमारी अर्थक्वेक की वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलें। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ। जब कभी हमें ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक आने वाला है तो हमें टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए। हमें दूसरा इलेक्ट्रिक पोल्स यानी कि बिजली के खंभों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ऊपर गिर सकते हैं। बच्चे, ये है आपके सामने जापान की जो तबाही आ गई थी, और ये हमारा एयरपोर्ट है, आप देख सकते हैं, जो सेंडाई एयरपोर्ट जो अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। ये हमारा नेपाल का अर्थक्वेक आ गया था, जिसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा था और बहुत बड़े लेवल पर आया था। ये हमारा रिवर ब्रिज है, जो डैम जो मैंने बताया था, कोयना डैम, जिसमें अर्थक्वेक आ गया था। ये हमारे बेटा वेव्स जो मैंने बताई थी, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स, और ये काफ़ी ख़तरनाक होती हैं। आप इस पिक्स में देख ही रख सकते हैं, जिसका एल्टीट्यूड ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो ख़तरनाक साबित होती है, क्योंकि ये ऐसी वेव्स होती हैं जो क्रस्ट मेंटल कोर को भी पार करके चली जाती हैं।